नमस्कार बच्चों। हमने पहले टॉपिक में देखा था कि वाणिज्य बैंक कौन सी शर्तें उसको पूरी करनी पड़ती है जो वो वाणिज्य बैंक की श्रेणी में आता है। यानी कि हमने उनकी शर्तें देखी थी, 5 लाख पूंजी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कंपनी अधिनियम के तहत, और उसकी जो भारतीय कंपनी अधिनियम के भी तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब जब वो रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में अधिनियम 1934 के अंतर्गत जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर उनको जो आरबीआई के द्वारा है जो क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल कराई जाती हैं वो हम सब देखेंगे। था बच्चे की जो वाणिज्य बैंक है वो अपनी सारी शर्तें जो पूरी करते हैं वो ही अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहलाते हैं। जब वो अनुसूची में रिजर्व बैंक की में सम्मिलित हो जाते हैं तो रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है उनको हम देखते हैं। अनुसूचित बैंक अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जो वाणिज्य बैंक होते हैं वो अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं और बैंकों को ये सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है, ये बैंक अपने बिलों एवं प्रतिज्ञा पत्रों को आरबीआई से पुनर्कटौती भी करा सकते हैं। यदि कॉमर्शियल बैंकों को पैसे की आवश्यकता होती है और जो प्रतिज्ञा पत्र है और या बिल है वो उनकी जो मैच्योरिटी डेट होती है उसी पे ही वो पूरे होते हैं, तो अगर बैंकों को उससे पहले पैसे की आवश्यकता हो जाती है तो वो बैंकों को आरबीआई से बुला सकते हैं। आरबीआई जो भी कमीशन होती है वो काट लेती है, कॉमर्शियल बैंकों को पैसा दे देती है जिससे कि वो ये कार्य उनके पैसे की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। तो ये सिर्फ जो फैसिलिटीज़ है वो कॉमर्शियल बैंकों को ही आरबीआई द्वारा दी जाती है। यह बैंक समाशोधन गृहों की सुविधाएं भी प्राप्त करते हैं। समाशोधन गृह वो होते हैं जिन्हें हम क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं। ये वे हैं जहाँ चेक क्लियर होते हैं, यानी कि क्लियरिंग से संबंधित सारे कार्य होते हैं उसे हम समाशोधन के रहते हैं। तो जो कॉमर्शियल बैंकों के जो चेक रहते हैं, कैसे पेमेंट करने हैं, क्या करने हैं, कब उनका पेमेंट करना है, भुगतान करना है, ये सब सारे कार्य समाशोधन गृह द्वारा ही संभव हो पाते हैं, जिससे बैंक अपने ग्राहकों को जो पैसा है वही सही समय पर पहुंचा सकते हैं और सही समय पर भी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब ग्राहक को पैसा जल्दी प्राप्त हो जाएगा या उसका पेमेंट जल्दी हो जाएगा तो वो बैंक से ज़्यादा जुड़े हुए रहेंगे। नहीं तो क्योंकि उनका ये समाशोधन की सुविधा आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों को दिए जाने से ग्राहकों का समय और पैसा दोनों की काफ़ी बचत हो जाती है। क्योंकि ये सारा इधर उधर जाने से, पैसा ले जाने से रिस्क भी रहता है, समय भी ज़्यादा लगता है और मेंटली भी जो भोगता है वो काफ़ी परेशान रहता है। संकट के समय अनुचित बैंक आरबीआई से आर्थिक सहायता मार्गदर्शन भी प्राप्त है। जब कॉमर्शियल बैंक किसी भी संकट में होता है तो वह आरबीआई से सलाह ले सकता है, क्योंकि आरबीआई ही जो कॉमर्शियल बैंकों का है वो अंतिम ऋणदाता होता है। अंतिम ऋणदाता होने के कारण मदद भी कौन करता है कॉमर्शियल बैंकों की? आरबीआई करता है। इसीलिए आर्थिक सहायता से संबंधित सलाह भी वाणिज्य बैंक किससे लेते हैं? आरबीआई। क्योंकि जो आरबीआई का जो कंट्रोलिंग है वो सारी सेंट्रल बैंक के पास होती है। सेंट्रल बैंक किसे? आरबीआई को। तो आरबीआई जब से 1935 से बना है तभी से जो वाणिज्य बैंकों के लिए कंट्रोलिंग कर रहा है, यानी कि जो अनुसूचित बैंक है उनका रजिस्ट्रेशन भी किसके अधिनियम के अंतर्गत है? 1934 के अधिनियम के अंतर्गत है। आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में अंकित है, वही तो कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। इसलिए आरबीआई उनको सलाह भी देता है, आर्थिक सहायता भी करता है, प्लस मार्गदर्शन भी देता है कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है। अभी आर्थिक सहायता देता है, हमने उसमें देखा था ना कॉमर्शियल बैंक वाले में, जो सीसीआर प्राथमिक जमाओं का कैश रिजर्व रेशो का कुछ प्रतिशत जो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा कराते हैं, तो एक तरह से सिक्योरिटी राशि, जमानत राशि हो जाती है आरबीआई के पास और वो उसका भुगतान आसानी से कर सकते हैं। तो आरबीआई से आर्थिक सहायता मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करता है।
आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को मनी ट्रांसफ़र की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे वो पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान कम खर्चे में जल्दी भेज सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वर्तमान में नेट बैंकिंग की सुविधा है, एटीएम टू एटीएम सुविधा है और चेक की सुविधा है। ये सारी सुविधाएं कॉमर्शियल बैंकों को किसने अवेलेबल करा रखी है? आरबीआई ने ही अवेलेबल करा रखी है। बैंक खुद थोड़ी है कि मेरा ये क्लियरिंग हाउस है, मैं इसमें क्लियर कर दूंगा और तुम पैसे ले जाओ, या फिर मेरा अलग से एटीएम है और आगे से कोई किसी का इससे लिंक नहीं है, तो ऐसे तो पैसा एक से एक ट्रांसफ़र होगा नहीं। तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ है अनुसूचित बैंकों को आरबीआई ने दी हुई हैं, और आरबीआई उनकी समय समय पर सहायता भी करता है, आर्थिक सहायता भी करता है, उनको डायरेक्शन भी देता है और उनकी मनी ट्रांसफ़र की भी सुविधा उनको देता है, जिससे वो अपने पैसे को एक दूसरे स्थान पर आसानी से भेज सके। क्योंकि जब एक पैसा समय पर नहीं पहुंचेगा, बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, अगर समाशोधन गृह की सुविधा प्रॉपर नहीं है, पैसा लोगों को सही तरह से नहीं पहुंच रहा है, तो जो कॉमर्शियल बैंकों में जनता का विश्वास नहीं बनेगा या विश्वास कम हो जाएगा। वो अपनी जो प्राथमिक जमाएँ हैं या सेविंग है उसे आरबीआई तक नहीं ले जाएंगे। तो यानी कि इसको इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं वाणिज्य बैंकों को कि वो रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। लेकिन सुविधाओं के साथ साथ इसको रिजर्व बैंक ने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी हुई है कि प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक को अपने लेन देन का जो साप्ताहिक ब्यौरा है, जो वीकली प्रोग्रेस है, वो प्रत्येक शुक्रवार को रिजर्व बैंक के पास भेजनी पड़ती है। क्योंकि रिजर्व बैंक के पास भेजते हैं तो रिजर्व बैंक को है जो उसकी स्थिति का पता रहता है कि भैया बैंक की स्थिति क्या चल रही है, क्योंकि वही उसका अंतिम ऋणदाता भी है, मार्गदर्शक भी है और आर्थिक सहायता भी वही देता है। तो रिजर्व बैंक ने इसलिए अनुसूचित बैंकों को कुल जमाओं का एक भाग रिजर्व बैंक के पास सीसीआर के रूप में, जिसे नगद कोषानुपात भी कहते हैं, और एक निश्चित दर पर, जिसे एसएलआर कहते हैं, वैधानिकता तरलता अनुपात, वो अपने पास रखना पड़ता है। जो सीसीआर 5 से 15 के बीच में है और जो एसएलआर है 15 से 25 के बीच में है, वैसे है। लेकिन रिजर्व बैंक इसको कम ज़्यादा करते रहते हैं या इसी सीमा के अंदर भी कम ज़्यादा होता रहता है। जब उनको क्रेडिट कंट्रोल करनी है या फिर उसका विस्तार करना है, उस हिसाब से रिजर्व बैंक इसका डिसाइड करते रहते हैं। तो यानी कि सुविधाओं के साथ साथ रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड की हुई है कि उन्हें आपको पूरी सूचनाएं वहाँ पहुँचानी है, जिससे कि उनको उसकी स्थिति का सही आंकलन हो सके। तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक वो हुए जो रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल है, और जो द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है वो गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जो हमने शर्तें देखी थी उन शर्तों को वो पूरा नहीं करते हैं, इसीलिए उनको जो ये सुविधाएं हैं ये सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि जब शर्तें पूरी नहीं करेंगे तो सुविधाएं कहाँ से प्राप्त होंगी, क्योंकि सुविधाएं तभी प्राप्त होंगी जब वो शर्तें पूरी करेंगे। अर्थात आरबीआई के लिए रजिस्टर्ड होने के साथ साथ उसके लिए सुविधाएं और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जो आरबीआई बैंक है उसने डिसाइड की हुई है। शर्तें भी जो 4-5 शर्तें हैं वो भी पूरा करो तभी आपको सुविधाएं मिलेंगी, और सुविधा मिलने के साथ साथ आप रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कीजिए।